नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया सिंह। द स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चल रही है। 4 चैप्टर्स की वीडियो डल चुकी हैं। प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर बाकी की 4 वीडियोस देख सकते हैं 4 चैप्टर्स की। तो 5 चैप्टर पर हैं हम। क्या नाम है चैप्टर का? किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम साम्राज्य, किंग राजा और एक पुराना गणतंत्र क्या है देखेंगे। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को, तो उससे पहले आप लोग इसकी जो हार्ड कॉपी है इस बुक की अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या इस चैप्टर में एक लड़का है शंकरन, वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके जो दादा दादी हैं वो रेडी हैं कहाँ जाने के लिए? वोट डालने के लिए जा रहे हैं। अब वो सेंटर पर सबसे पहले पहुँचना चाह रहे हैं। क्यों पहुँचना चाह रहे हैं? शंकरन जानना चाहता है कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो समवट इम्पेशेंटली, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होकर उसकी दादा जवाब देते हैं कि वी कैन चूज़ आवर रूलर्स टुडे, कि अब हम जो है अपने रूलर्स खुद चुन सकते हैं। क्योंकि पता है ना, पहले के टाइम में जो राजा साम्राज्य हुआ करते थे उसमें हम राजा नहीं चुन सकते थे। आज से लगभग 50-60 साल आज से लगभग 70-75 साल पहले तक। तो हाउ सम मैन बिकम रूलर, कुछ लोग राजा कैसे बने। तो चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों में ही ये राजा चुनना जो है कॉमन प्रैक्टिस हुआ है। अब यहाँ पे 50 साल का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ ना, इस बुक में हम ये मानेंगे कि अभी सन कौन सा चल रहा है? सन 2000। तो 2000 के हिसाब से अगर 50 साल पीछे चले जाएँ तो 1950, और हमारा देश गणतंत्र कब हुआ है? 1950 में। तो लगभग पिछले 50 साल से ही हो पा रहा है कि हम लोग जो है अपने राजा खुद चुन रहे हैं। कुछ राजा जो हमने पढ़े हैं चैप्टर 4 में, उन्हें कौन चुनता था? शायद जन चुना करते थे, वहाँ के रहने वाले लोग चुना करते थे, जो हमने पिछले चैप्टर में राजा पढ़े। ठीक है, उन्हें शायद जन चुना करा करते थे, है ना। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले, यानी लगभग 1000 BC, 3000 साल पहले मतलब 1000 BC, 1000 BC के पीरियड में क्या हो गया कि लोगों के राजा चुनने के तरीकों में बदलाव आ गया। अब कुछ लोग राजा कैसे बनते थे? बड़े बड़े सेक्रीफाइस करा करते थे। किस टाइप के सेक्रीफाइस होते थे वो देखते हैं। अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस, इनमें से एक था। एक घोड़े को, अच्छा आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने रामायण देखी होगी, है ना। रामायण में आपने देखा अश्वमेध करवाते हैं श्री राम। ठीक है, क्या है वो सारा इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और साथ में राजा के कुछ लोग जाते हैं, कुछ सिपाही वगैरह साथ में चल रहे होते हैं। देखा था ना आपने, जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, साथ में कुछ सिपाही जाते हैं उसके साथ में। जो घोड़ा है वो अगर किसी राजा के, दूसरे राजा के किंगडम में जाता है और दूसरा राजा उसको रोक लेता है, तो दे हैव टू फाइट, उन्हें राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा रामायण में कौन रोकता है उनके घोड़े को? लवकुश। लवकुश उन्हें रोक लेते हैं तो फिर वो युद्ध करते हैं लक्ष्मण के साथ, राम के साथ, सभी के साथ। हाँ, अगर वो घोड़े को जाने देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मान लेते हैं कि जो राजा है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और जो लोग उस घोड़े को जाने देते हैं उन्हें फिर अश्वमेध यज्ञ में आना पड़ता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कौन कराता था? कुछ ट्रेंड, कुछ कुशल प्रीस्ट, पंडित लोग कराया करते थे। उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे जो ये अश्वमेध यज्ञ करवाते थे पंडित वगैरह। राजा जो था वो जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया करता था, वो माना जाता था कि तो बहुत पावरफुल है ना, क्योंकि तो खुला चैलेंज दे रहा है कि या तुम मुझसे युद्ध करो या या ये स्वीकार करो कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ। और जो बाकी के राजा आया करते थे वो उस राजा के लिए गिफ्ट लाया करते थे। तो जो राजा था वो सेंट्रल फिगर माना जाता था, केंद्रीय शक्ति माना जाता था। उसकी एक स्पेशल सीट होती थी, एक सिंहासन पे बैठता था या फिर एक टाइगर की स्किन के ऊपर बैठा करता था वो, है ना, आपके चीते की खाल के ऊपर, बाघ की खाल के ऊपर। उसका जो सारथी हुआ करता था, चैरियोटियर होता था, वो उसका कंपेनियन हो। देखो कोई भी सारथी होगा वो युद्ध में तो राजा का कंपेनियन ही होगा ना, राजा को देखेगा कि राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, राजा हार रहा है तो भी देखेगा, जीत रहा है तो भी देखेगा। ठीक है, तो उसकी जितनी भी एक्सप्लॉइट्स उसने की होती है ना, जितनी भी तबाही मचाई होती है, उसके बारे में लोगों को सुनाता है। वो ये सुनाता है उसकी टेल्स ऑफ ग्लोरी, उसकी ग्लोरी की कहानियाँ सुनाता है लोगों को। अब जो राजा के रिश्तेदार होते हैं, स्पेशली उसकी पत्नियाँ और उसके बच्चे, बेटे, बच्चों में भी बेटे, वो भी छोटे मोटे रिचुअल्स, रीति रिवाज किया करते हैं। बाकी के जो राजा आते हैं बाहर से, वो केवल मूक दर्शक बनकर बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं सारा सेक्रीफाइस। जो पंडित लोग वगैरह होते हैं वो क्या करता है, राजा के ऊपर शुद्ध पानी का छिड़काव करता है, गंगा जल वगैरह का।
जो आम लोग होते हैं जैसे विश्य या फिर वैश्य जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शूद्र होते हैं, जो माना जाता था पुराने टाइम में शूद्र होते हैं, उन्हें इन रिचुअल्स में आने की आज्ञा नहीं मिलती थी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द, तो वो लिस्ट बनाई भैया कौन कौन प्रेजेंट होते, कौन कौन होते थे। पंडित होते थे, जो दूसरे राजा होते थे, जो राजा की स्वीकार कर लेते, हाँ भैया आप हमसे ताकतवर हैं। ठीक है, राजा खुद होता था, कुछ वैश्य हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स वगैरह मर्चेंट्स वगैरह होते थे, और राजा की पत्नी और बेटे हुआ करते थे, परिवार के सदस्य रिलेटिव्स वगैरह हुआ करते थे। आगे क्या है, वर्ण। देखिए यहाँ पे ऊपर आपने देखा ना, वैश्य वर्ड का यूज़ हुआ, प्रीस्ट वर्ड का यूज़ हुआ, शूद्र वर्ड का यूज़ हुआ, तो ये सब क्या है ये देखते हैं। इन सबको कहा जाता है वर्ण। ठीक है, वर्ण। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, चतुर्वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में जो माना जाता था पुराने समय में। तो वो है मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय गंगा एंड यमुना। जो गंगा और यमुना का एरिया है ना, जो गंगा और यमुना का क्षेत्र जहाँ पे गंगा यमुना बहती है, वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो है ना कुछ किताबें लिखी गई। ठीक है, और ये किताबें इस पीरियड में ज़्यादातर जो है लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई हैं। ठीक है, इन किताबों को क्या कहा जाता है, लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक किताबें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद लिखी गई हैं। ऋग्वेद पढ़ा ना हमने चैप्टर 4 में, तो ऋग्वेद आज से 3500 साल पहले कंपोज हुआ था, उसके बाद ये किताबें लिखी गई हैं, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक किताबें कहा जाता है। कौन कौन सी किताबें आती है इसके अंदर, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किनके द्वारा लिखी गई, वही पंडितों के द्वारा कुछ। और इनमें रीति रिवाज दे रखे हैं कि कैसे रिचुअल्स करने चाहिए, किस तरीके से राजा को रूल करना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ अन्य अन्य बड़े सारे ग्रुप्स दे रखे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं प्रीस्ट या हैं पंडित हैं, वेरियर्स हैं यानी कि योद्धा वगैरह हैं, फार्मर्स किसान, हर्डर्स जानवर पालने वाले, ट्रेडर्स व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन शिल्पकार, लेबरर, है ना, या फिर फिशिंग फॉक्स जो मछली पालने वाले लोग हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट पीपल जंगल के लोग भी दे रखे हैं। ठीक है ना, कुछ पंडित हैं और वेरियर हैं, साथ में कुछ फार्मर्स ट्रेडर्स वगैरह अमीर लोग हैं, जबकि कुछ हर्डर्स क्राफ्ट पर्सन लेबर मछली पालने वाले लोग हंटर गैदरर्स वही सब पुअर हैं। अब जो प्रीस्ट है ना उसने लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 वर्ण्स में डिवाइड कर रखा है। क्या कहा है, उनको हर एक को अलग अलग नाम दिया है और उनके अलग अलग फंक्शंस बताए हैं। जो पहला वर्ण है उसको कहा गया है ब्राह्मण, वो खुद पंडितों ने खुद को ब्राह्मण बताया। ठीक है, और उनका काम क्या बताया है कि हमारा काम है टीच करना। क्या टीच करना, वेदों का पाठ कराना, आपके सेक्रीफाइसेस करवाना, है ना, और गिफ्ट लेना। देखो अपने लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताए इन्होंने, वेदों पढ़ाना, सेक्रीफाइस करना और गिफ्ट लेना। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो रूलर्स, राजा वगैरह, क्षत्रिय जिन्हें कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि वो युद्ध लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। तीसरे नंबर पे आते थे विश्य या फिर वैश्य। इनमें कौन कौन आते थे, किसान आते थे, गाय भैंस पालने वाले, व्यापारी लोग। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों ही सेक्रीफाइस करवा सकते थे, और करेगा कौन, पंडित करेगा, और इन दोनों को गिफ्ट देना पड़ता था पंडितों को। चौथे नंबर पर कौन आते थे, शूद्र आते थे। ये शूद्र कौन होते थे, इनका काम होता था तीनों ग्रुप्स की सेवाएं करना। किन किन की, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा करना। ये खुद अपने आप से कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, विमेन को भी, सबसे बुरी बात जो थी उत्तर वैदिक काल की, जो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड था, कि विमेन को भी शूद्र माना जाता था, और इन दोनों को ही, शूद्रों को और विमेन को जो था वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। देखिए ना, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेद। अब जो प्रीस्ट था वो डिसाइड करता था बर्थ के बेसिस पर कि कौन सा आदमी कौन से ग्रुप में जाएगा। अगर किसी का फादर मदर ब्राह्मण है तो उनका बच्चा जो है ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाएगा। इसी तरीके से क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र है तो शूद्र। लेटर ऑन कुछ लोगों को अनटचेबल कह दिया गया कि अनटचेबल, इनको छूना ही मना है। जैसे कुछ क्राफ्ट पर्सन हुआ, शिल्पकार, कुछ जानवर पालने वाले, कुछ सामान इकट्ठे गैदरर्स जो हुआ करते थे। ठीक है, वे लोग जो बरियल्स परफॉर्म किया करते थे, यानी कि आज के टाइम में शमशान में बैठते हैं ना, जो लाश जलाया करते हैं ये सब, या क्रीमेशन यानी कि आपकी जो भी मतलब शमशान घाट में काम किया करते थे, उनको अनटचेबल्स कह दिया गया। ठीक है, और प्रीस्ट पंडित लोग क्या मानते थे, अगर इनके कॉन्टैक्ट में आप आ जाएंगे तो आप दूषित हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानते थे, इंक्लूडिंग मी, कुछ लोग इसको नहीं मानते थे। ठीक है, जो ये पंडितों ने बना रखा था इसको कहते थे नहीं ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि उनको लगता था कि वो पंडित से भी सुपीरियर है। कुछ राजाओं को लगता था कि वो पंडित से सुपीरियर है। ठीक है, कुछ को लगता था कि बर्थ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका वर्ण क्या होगा, जबकि आपका काम डिसाइड करेगा,
है ना, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कुछ लोग मानते थे कि देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। कुछ लोग मानते थे कि ऑक्यूपेशन के बेस पे भी लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये मानते थे कि हर एक को रिचुअल करने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरों ने क्या किस चीज़ की निंदा की, अनटचेबिलिटी की निंदा की, कंडेम किया इसको, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसा भी थे सब कंटिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया आपका, ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे वो बिल्कुल ना के बराबर थे, नॉट वेरी शार्प, बहुत कम थे, ठीक है। और ये जो पंडितों का वर्चस्व था वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर था, ठीक है। तो गाइज़ आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को, अगर आप कर सकते हैं तो, आपके नोन में कोई है तो कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इनफ है। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे सारी वीडियोस की, लेक्चर्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ सभी PDF मिल जाएगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जनपद, देखिए जन का मतलब था लोग, जनपद मतलब जहाँ पे जन के पद यानी लोगों के पैर जहाँ पर पड़े, ठीक है, यानी जहाँ पर लोग रहा करते थे। तो जनपद क्या है, जो राजा हुआ करते थे, जो इन सेक्रीफाइस को कराया करते थे, अब उन्हें जनपद का राजा कहा जाने लगा। जनपद का लिटरली मीन क्या है, द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, मतलब जन ने जहाँ पर अपने पद रखे यानी पैर रखे वो जनपद हो गया, यानी जहाँ पर वो लोग सेटल डाउन हुए, जहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद दिखा रखे मैप नंबर 4 में, देख लेते जी मैप नंबर 4, ये रहा। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद दे रखे हैं, ये देखिए आपको गांधरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर गांधरा नज़र आ रहा है, तक्षशिला नज़र आ रहा है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है, हस्तिनापुर, पांचाला, कोसला, कौशाम्बी, है ना, राजगृह, मगध, अंग, वज्जी, वैशाली, अवंती, उज्जैन नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद हुआ करते थे, इनमें से कुछ बाद में महाजनपद बन जाते हैं, वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने कुछ खुदाइयाँ की है जिससे उनको जनपदों के बारे में पता लगा है। जैसे दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर मेरठ के पास में, और अजंती खेड़ा एटा के पास में, ये जो दोनों ना मेरठ और एटा ये यूपी में पड़ते हैं, ठीक है। इन लोग ये क्या पता लगा है कि लोग जो है हट्स में रहा करते थे, झोपड़ियों में, कुछ जानवर भी रखा करते थे और दूसरे जानवर भी रखा करते थे अपने साथ में, ठीक है। क्या क्या उगाया करते थे, तो चावल, गेहूँ, बार्ले यानी मक्का, सॉरी बार्ले यानी जौ, पल्सेस यानी दालें, शुगर केन यानी कि गन्ना, सीसम यानी कि तिल, और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सब उगाया करते थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दे मेड अर्दन पोट्स, वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, कुछ ग्रे कलर के हुआ करते थे तो कुछ लाल कलर के हुआ करते थे। एक स्पेशल टाइप की पोटरी मिली है, स्पेशल टाइप के मटके मिले हैं इस साइड पर, जिन्हें कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड यानी कि पेंट हो रखा है, ग्रे यानी कि ग्रे कलर के, वेयर यानी कि बर्तन है। इनके नाम से पता लग रहा है ना कि ये ग्रे पॉट्स हैं, ग्रे कलर के, ये धूसर कलर के मटके हैं जिन पर पेंटिंग की गई है। किससे पेंटिंग की गई है, तो सिंपल लाइंस और जियोमेट्रिक पैटर्न्स। अब इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये रहा, आप देख रहे हैं ग्रे सा कलर है, धूसर सा कलर है, इसके ऊपर पेंट का किया गया इसके ऊपर, और देखिए जियोमेट्री की लाइंस आपको इसके ऊपर साफ साफ नज़र आ रही है ना, ये देखिए ये लाइंस नज़र आ रही है आपको, ये देखिए जियोमेट्री की, सिंपल जियोमेट्री की लाइंस नज़र आ रही हैं, है ना। इसके बाद क्या कहा गया इसके बारे में, तो पेंटेड ग्रे वेयर है, प्लेट्स और बाउल्स बनते थे इस टाइप के, बहुत कॉमन थे उस टाइम में, ठीक है। तो ये टच करने में बहुत ही नाजुक हुआ करते थे, है ना, स्मूथ सरफेस होता था। किसी शायद हो सकता है कि स्पेशल ओकेजन्स पर स्पेशल लोग इसमें स्पेशल खाना खाया करते होंगे। आगे देखते हैं महाजनपद। आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले मतलब कौन सा समय, 500 BC, ठीक है ना, यानी 2000 तो अभी चल रहा है और 500 साल उससे पहले तो 500 BC। तो 500 BC के समय क्या हुआ होगा, आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो गए दूसरों से और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मैप नंबर 4 पर देखिए, ज़्यादातर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, इनकी किलेबंदियों रखी होती थी चारों तरफ से, किस चीज़ से, लकड़ी से, ईंट से, तो पत्थर की दीवारों से इसके ऊपर किलेबंदी कर दी जाती थी। किस रीज़न से की जाती थी किलेबंदी, आगे देखते हैं। तो क्यों की जाती थी भाई किलेबंदी, इसलिए की जाती थी क्योंकि वो लोग डरते थे कि बाहर से कोई अटैक ना हो जाए, हो सकता है प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना। ये भी होता था कि लोग, ये राजा लोग दिखाया चाहते थे कि हम लोग देखो कितने अमीर हैं, हम लोग कितने पावरफुल हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हमने, ठीक है, लंबी लंबी दीवारें बना दी हमने, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी शहर के चारों तरफ।
इस तरीके से लैंड पीपल, जो लोग रहा करते थे ना उस फोर्टिफाइड लैंड के अंदर, उनके ऊपर राजा का कंट्रोल आसान हो जाता था। ठीक है, 3 रीजंस क्या क्या थे इसका मतलब, पहला दूसरों से रक्षा के लिए, दूसरा होता था कि अपनी पावर दिखाने के लिए, और तीसरा होता था ताकि अंदर के जो भी लोग उसके अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल आसानी से किया जा सके। ठीक है, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इनको बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हजारों नहीं लाखों ईंटों की ज़रूरत पड़ती होंगी, सॉरी लाखों नहीं तो कम से कम हजारों ईंटों की जरूरत पड़ती होगी। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती होगी, हजारों लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, बच्चे औरतें सबकी ज़रूरत पड़ती होगी, साथ ही साथ ये रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक फोर्टिफाइड वॉल नज़र आ रही है, ये देखिए, ये आदमी इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह की दीवार बना दी जाती थी ऊंची ऊंची। अब ये फोर्टिफिकेशन वॉल कहाँ पे पाई गई है, कौशाम्बी में। ये पिक्चर जो है इस पे कुछ रिमेन्स ऑफ द वॉल मेड ऑफ ब्रिक, ये टूटी फूटी सी दीवार है यहाँ पर, ये इलाहाबाद के पास मिली है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा लग रहा है देखने से, या आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि लगभग 2500 साल पुरानी है। अब ये कौशाम्बी कहाँ पर है, जो आपको कौशाम्बी का नाम आया, ये देख लेते हैं मैप के ऊपर कहाँ पर है। ठीक है, आइए आप ढूंढिए आप लोग कौशाम्बी, देखिए बिल्कुल सेंट्रल में दिखाई दे रहा है आपको, गंगा यमुना के आसपास कौशाम्बी, गंगा यमुना के दोआब के पास, बिल्कुल इलाहाबाद के पास में नज़र आ रहा है कौशाम्बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि द न्यू राजाज नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज, अब जो नए नए राजा थे ना उन्होंने आर्मी रखना शुरू कर दिया। ठीक है, सोल्जर्स रखने शुरू कर दिए, उनको रेगुलर सैलरी देनी शुरू कर दी, और राजा के द्वारा इनको पूरे साल जो है मेंटेन किया जाने लगा। पहले कैसे आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि डिफरेंस कीजिए जो महाजनपद की आर्मी है और इसमें जो आर्मी है या राजा है उनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, आपने याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, सिर्फ मीटिंग किया करते थे लोग, डिफरेंट अगर कोई हमला हो गया तो सब लोग मिलकर मीटिंग करते थे कैसे निपटना है इस चीज़ से, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक रेगुलर आर्मी है। ठीक है, उसको रेगुलर पेमेंट की जा रही है, किस चीज़ से, पंचमार्क कॉइन से पेमेंट की जा रही है। क्या होता है पंचमार्क कॉइन, लेटर ऑन देखेंगे, आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 84 पर, चैप्टर नंबर 8 में पंचमार्क कॉइन्स के बारे में हम आगे देखेंगे। अच्छा, आपने पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था पंचमार्क कॉइन, आपको याद होगा, है ना। इस टाइप का एक कॉइन था, इस टाइप का ऐसे करके कॉइन था, और यहाँ पे ऐसे कुछ छपा हुआ था उसके अंदर, याद है ना आपको। और जो उसका दूसरी साइड थी उसके ऊपर ऐसे कुछ इस टाइप का बना हुआ था, और एक जानवर का, कुछ घोड़े का या किसी का यहाँ पे सिंबल बना हुआ था, याद है आपको। नहीं है तो आप पीछे जाकर देख लीजिए। टैक्सेस कलेक्ट किए जाने लगे। कैसे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो देखते हैं। अब जैसे जैसे महाजनपद के राजा पावरफुल हुए, उन्हें बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने थे, बड़ी बड़ी आर्मीज़ रखनी थी, इसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो उन्होंने इसके लिए ऑफिशियल्स को रखा, कर इकट्ठा करने के लिए लोगों को रखा, है ना। अब पहले क्या होता था कि राजा को अपने लोग वैश्य वगैरह या जो राजा कम पावरफुल होते थे वो गिफ्ट भेजा करते थे, लेकिन अब इन गिफ्ट्स पे रेगुलर निर्भर रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना सारा खर्चा, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने हैं, आर्मी को मेंटेन करना है, युद्धों को आप युद्ध में आपको पैसा खर्च करना है, वो कहाँ से आएगा। तो इन राजाओं ने सोचा कि अब रेगुलर टैक्स व्यवस्था स्टार्ट की जाए। कैसे लगाया गया टैक्स के ऊपर, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया, तो जो खेती किया करते थे लोग, तो जो किसान हुआ करते थे ना उनके ऊपर जो टैक्स लगा करता था वो होता था 1/6 ऑफ द व्हाट दे प्रोड्यूस। अब मान लीजिए मान लीजिए कोई किसान है, उसने 90 kg या मान लीजिए 900 किलो कुछ अनाज उगाया, 9 क्विंटल अनाज उगाया, तो इसका छठा हिस्सा यानी 150 kg जो था उसे राजा को कर के रूप में दे देना पड़ता था। हाँ, काफ़ी हैवी टैक्स है। ठीक है, किसान के ऊपर इसे क्या कहा जाता था, भाग या फिर शेयर। ठीक है, अब जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, शिल्पकार होते थे, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया जाता था, लेबर की फॉर्म में, यानी कि उन्हें ये वीवर्स को या स्मिथ को राजा के लिए एक दिन फ्री में काम करना पड़ता था। जो हर्डर्स होते थे, जानवर पालने वाले होते थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कोई जानवर या जानवर का प्रोड्यूस राजा को दे दे। ठीक है, कुछ टैक्स लगाया जाता किनके ऊपर, कुछ गुड्स के ऊपर, कुछ सामान के ऊपर, जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो जो भी सामान बेच रहे हैं उनमें से कुछ राजा को देना पड़ता था उन्हें। जो हंटर गैदरर्स होते थे वो कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ला के देते थे राजाओं को, जंगल से जो कुछ अच्छा मिला, मान लीजिए किसी कोई एक हंटर है, उसमें बहुत प्यारा सा तोता मिल गया, तो उसने जी राजा जी को गिफ्ट कर देता हूँ, राजा जी खुश हो जाएंगे, मेरे ऊपर दया कर देंगे, तो उसने जाके वो तोता राजा को गिफ्ट कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, चेंज इन एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंज आने शुरू हुए, तो
दो मेजर चेंज आए एग्रीकल्चर के अंदर इस समय में, क्या क्या थे वो? तो पहला तो आयरन के प्लफ का यूज़ किया जाने लगा, लोहे के हलों का प्रयोग। इससे क्या होता था, जो भारी और ज़्यादा क्लेई मिट्टी होती थी, ये क्लेई मिट्टी कैसी होती है, जो आपने अगर पढ़ा है, जो काली मिट्टी होती है ना आज के टाइम में महाराष्ट्र में मिलती है, जिसमें पानी डालते ही वो क्ले सा बन जाता है एकदम बिल्कुल, ऐसी मिट्टी को टर्न ओवर करने के लिए लकड़ी के जो हल थे वो पर्याप्त नहीं थे, तो बेटर हलों की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, जिससे अच्छा ग्रेन प्रोड्यूस किया जा सके। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था, एक ये हो गया, दूसरा एक ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो चावल की खेती होती थी ना, उसको डायरेक्ट बीज फेंकने की जगह पर अब ट्रांसप्लांटिंग की जाने लगी, जैसे आज के टाइम चल रहा है। यानी कि पहले क्या किया जाता था, ऐसे छिड़के, आपने अनाज छिड़क दिए, फिर उसमें सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे उग गए। अब उन छोटे छोटे पौधों को उखाड़ कर फिर दूसरे खेत में जाकर बो दिया। इससे क्या होता था, प्लांट्स के सर्वाइव करने का रेशो बढ़ गया, ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करने लगे। ठीक है, लेकिन ये कमर तोड़ काम हुआ करता था, पूरा कमर में दर्द हो जाता था इससे। तो एक किससे करवाया जाता था, जो स्लेव हुआ करते थे, दास दासियों से। और कम्मकारा, कम्मकारा कौन होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, वो जमींदारों के पास काम किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं एक क्लोजर लुक, मगध। मगध की तरफ एक क्लोजर लुक देख लेते हैं पहले, मगध है कहाँ मैप के ऊपर। मगध सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, बीचों बीच। ठीक है, मगध के पास में देखिए वज्जी है। ठीक है, देखते हैं मगध के बारे में क्या बता रहा है। तो मगध को देखिए मैप नंबर 4 पर देख लिया है। मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, मगध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया पिछले 200 सालों में, है ना, उन 200 सालों में। ठीक है, वहाँ पे गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहा करती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए थी, ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। वाटर सप्लाई, पानी की पूरी पर्याप्त मात्रा थी। लैंड एकदम फर्टाइल थी क्योंकि पानी पास में था। ठीक है, मगध के आसपास फॉरेस्ट बहुत सारे थे जहाँ से एलिफेंट आसानी से मिल जाते थे, फिर उनको आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। वहाँ पे फॉरेस्ट थे इसलिए अच्छी लकड़ी मिल जाती थी घर बनाने के लिए, आपके बग्गी बनाने के लिए या फिर रथ बनाने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे पास में आयरन की ओर थी, यानी कि लोहे के खदान थे, वहाँ से आपको लोहा मिल जाता था आसानी से, जिससे आप स्ट्रॉन्ग टूल्स और हथियार बना सकते थे। ठीक है, दो पावरफुल राजा हुए हैं मगध में, बिंबसार और अजातशत्रु, जिन्होंने सारे आसपास के हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंकर अदर जनपद, जो बाकी के जनपद थे उनको हड़पने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। तो एक महापद्मनंद था, महापद्मनंद एक और इम्पोर्टेंट राजा था, उसने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में बढ़ा लिया। राजगृह, जो राजगीर है आज के टाइम में बिहार में, वो पहले मगध की राजधानी रहा काफ़ी समय तक। बाद में इसकी राजधानी कौन बन गया, पाटलिपुत्र, यानी जो आज का पटना है। अब लगभग 2300 सालों तक, मोर देन 2300 ईयर्स एगो, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसिडोनिया, यूरोप में मैसिडोनिया का राजा था। वो पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहता था, हालांकि वो कर नहीं पाया। ठीक है, वो इजिप्ट को और कुछ वेस्ट एशिया तक ही सीमित रह गया, है ना। अच्छा, इजिप्ट कहाँ है देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आपके पास वर्ल्ड मैप है, इसमें देखते हैं इजिप्ट। ये देखिए, ये रहा इजिप्ट, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये इजिप्ट। ठीक है, तो इसने यहाँ तक कैप्चर कर लिया था। इसके बाद कहाँ बढ़ा ये, तो इंडिया की तरफ बढ़ता है ये। जैसे इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ आया तो यहाँ पे जैसे ये ब्यास नदी के पास पहुँचा, ब्यास नदी किधर है, ब्यास नदी, ये देखिए इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी, ये देखिए ये रही, है ना। तो जैसे ही वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आके ब्यास नदी के पास पहुँचा। अब ब्यास नदी के पास में क्या हुआ, ब्यास नदी के पास में जैसे वो पहुँचा तो उसके सोल्जर्स ने और आगे बढ़ने से मना कर दिया, भैया हम आगे नहीं जाएंगे। उन्हें डर लगता था, उन्होंने सुना था कि जो भारत के राजा लोग हैं ना, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी है, बहुत बड़े बड़े पैदल, बहुत ज़्यादा पैदल आपके सैनिक हैं, बड़े बड़े रथ हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह हैं, तो हम हार जाएंगे उनसे। ठीक है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। आगे है वज्जी, आपने देखा था मैप में, मगध के बराबर में वज्जी है। ठीक है, मगध भी के बाद, हालांकि मगध जो था वो एक पावरफुल किंगडम था, वज्जी भी एक और पावरफुल कैपिटल बन गया, किंगडम बन गया, जिसका की कैपिटल कौन थी, वैशाली, बिहार में। ठीक है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म की गवर्नमेंट थी, एक अलग टाइप की गवर्नमेंट थी, जिसे गण या फिर संघ कहा जाता था। यहाँ पे ऐसा कोई राजा नहीं होता था, यहाँ पे गण या फिर संघ हुआ करते थे। अब अच्छा, अब गण और संघ क्या है वो दे रखा है यहाँ पे, देखिए
गण क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण मतलब मान लीजिए 500 लोगों का एक समूह है, वो गण है। संघ का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एक नाम दे दिया गया, उसकी फंडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे इतिहास में आपने पढ़ा है ना, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, ठीक है, उस टाइप का। तो एक गण या संघ क्या होता है, ठीक है। तो एक गण या संघ में एक नहीं कई सारे राजा होते हैं, कई बार तो हजारों राजा होते हैं, हजारों लोग होते हैं, वो मिलकर शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। हर कोई राजा कहलाता है, ठीक है। ये आपस में सब मिलकर ही रिचुअल्स कर, रीति रिवाज करते हैं, वो असेंबलीज में मिला करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। डिबेट करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बाहर से कोई अटैक होने वाला है, ठीक है, वो मिलकर बातचीत करेंगे कि इससे कैसे निपटना है ना। हालांकि जो महिलाएं होती थी, दास दासियां होती थी और कम्मकार होते थे, ठीक है। कम्मकार कौन होते हैं? लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। वो इन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। यानी कुल मिलाकर जो सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे ना, पुरुष, वही इसमें आया करते थे। अच्छा, जो बुद्ध और महावीर जैन थे ना, जिनके बारे में हम लेटर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, वो भी इन्हीं गण और संघ से संबंधित थे, ठीक है। इनके बारे में आगे बुद्ध की किताबों में काफ़ी सारा बताया गया, इन संघों के बारे में बुद्धिस्ट बुक्स में बहुत सारा बताया गया। आगे क्या दे रखा है? देर इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दीर्घ निकाय। अब दीर्घ निकाय जो है ना, वो बुद्धिस्ट की सबसे फेमस बुक है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, दीर्घ निकाय। इसमें क्या है? बहुत सारी स्पीचेस हैं बुद्धा की, जो आज से लगभग कितने समय पहले लिखी गई हैं? लगभग 2300 साल पहले, ठीक है, 2300 साल पहले लिखी गई हैं। अच्छा, अजातशत्रु और वज्जी, मैंने बताया था ना ऊपर कि अजातशत्रु एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा बन गया था। किसके बाद? आपका कुछ 2-3 राजा हुए थे, जिनमें एक अजातशत्रु भी बहुत फेमस राजा था। ऊपर देख लेते हैं मगध में कौन कौन राजा हुए थे। देख रहे हैं ना यहाँ पे, बिंबसार और अजातशत्रु, है ना, आप देख पा रहे हैं। बिंबसार और अजातशत्रु थे, और इसके अलावा महापद्मनंद था। तो जो अजातशत्रु था, उसने सोचा कि चलो भाई, वो था मगध का, उसने सोचा चलो भाई मैं वज्जी पे हमला करता हूँ, ठीक है। अब उसने वज्जी पे हमला करने की प्लानिंग बनाई, तो उसने एक मिनिस्टर को भेजा अपने, जिसका नाम था वत्सकारा। किनके पास भेजा? गौतम बुद्धा के पास भेजा। क्या पूछने के लिए? कि भाई एडवाइस दीजिए, हमें उनके ऊपर हमला करना है, कैसे करें। तो बुद्धा ने पूछा कि क्या वज्जी के लोग असेंबलीज अब भी करते हैं? जैसे वो पहले ऊपर बताया गया है, गण और संघ की इस टाइप की मीटिंग्स अब भी करते हैं। और जब बुद्ध जी को पता लगा कि हाँ वो मीटिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वज्जी के राजा तब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं जीत सकता, जब तक दे हैड फुल एंड फ्रेक्वेंट असेंबलीज, जब तक वो पूरी ऐसे फ्रेक्वेंट असेंबलीज करते रहेंगे, ठीक है। वो मिलते रहेंगे और एक साथ काम करते रहेंगे। वो इस्टेब्लिश्ड रूलर, यानी कि अपना राजा खुद चुनेंगे, ठीक है। वो अपने से बड़ों की बात मानते रहेंगे, ठीक है। वो ज़बरदस्ती किसी महिला को कैप्चर नहीं करेंगे, ठीक है। वो चैत्य, यानी कि जो लोकल मंदिर होते हैं उन्हें मेंटेन करके रखेंगे, टाउन और विलेज दोनों में, ठीक है। वो जो वाइज सेंट हैं उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे सेंट वगैरह हैं, जो वहाँ पे संत वगैरह हैं, उनकी बात मानेंगे, ठीक है। और कोई भी कंट्री में आ जा सके फ्रीली, तब तक उन्हें कोई भी नहीं जीत सकता। अब जो राजा हुआ करते थे पावरफुल किंगडम के, उन्होंने ट्राई किया कंकर करें संघ को, यानी कि ये संघ और जो ये गण थे ना, इनको कैप्चर करने की कोशिश की, जो पावरफुल किंगडम के राजा थे। हालांकि फिर भी, इसके बावजूद भी ये जो संघ वगैरह 1500 साल तक बने रहे। लास्ट में इनको कैप्चर किसने किया? गुप्ता रूलर्स ने इनको कैप्चर कर लिया, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में लेटर ऑन पढ़ेंगे। आसपास में देख लेते हैं, क्या ग्रीस और एथेंस को ढूंढिए अपने एटलस के ऊपर। ग्रीस और एथेंस कहाँ है? देख लेते हैं, देखिए ग्रीस और एथेंस, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर टर्की के ऊपर यहाँ पर ग्रीस नज़र आ रहा है ना, और इसकी शायद राजधानी है एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ये भी आपको नज़र में आ रही है, ठीक है। तो ग्रीस और एथेंस में क्या है, लगभग 2500 साल पहले यहाँ के लोगों ने एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट को सेटअप किया, जिसको कि डेमोक्रेसी कहा गया, जो आजकल डेमोक्रेसी चल रही है ना। और ये डेमोक्रेसी कितने साल तक रही वहाँ पर? 200 सालों तक। तो जितने भी पुरुष वहाँ पर 30 साल की उम्र को पार कर चुके थे, उन सबको वोट डालने का अधिकार मिला, उन्हें सिटीजन कहा गया।
वहाँ पे एक असेंबली होती थी जहाँ जो कि साल में लगभग 40 बार हुआ करती थी, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करती थी। सभी सिटीजन उसके अंदर आ सकते हैं। देखिए यहाँ सिटीजन की बात की जा रही है, सभी लोग नहीं आ सकते, सभी सिटीजन। और सिटीजन कौन है? वो सभी पुरुष जो 30 साल से ऊपर की उम्र के हैं। और लॉटरी के थ्रू अपॉइंटमेंट्स की जाती थी। लॉटरी के थ्रू लोगों को, जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री बनाना, लॉटरी करी, भाई तू वित्त मंत्री हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी जिन लोगों को भी इस तरीके से जो भी लोग चाहते थे चुनना, वो अपना नाम दे देते थे और फिर लॉटरी डलती थी। ठीक है, तो सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी में और नेवी में खुद से सर्व करें अपनी मर्जी से। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था, एकमात्र जो बुरी चीज़ थी, है ना। कुछ काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो विदेशी लोग थे, जो वहाँ पर एथेंस में रह रहे थे, काम कर रहे थे एज ए मर्चेंट, व्यापारी के तौर पर, या फिर क्राफ्ट पर्सन, यानी बाहर के लोगों को भी सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। ठीक है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में दास दासियाँ थी जो कि माइंस में, खदानों में, खेतों में, घरों में और वर्कशॉप पे काम करते थे, उन्हें भी सिटीजन नहीं कहा जाता था। तो क्या आपको लगता है ट्रू डेमोक्रेसी थी? बिल्कुल नहीं थी। डेमोक्रेसी थी बट पार्शियल डेमोक्रेसी थी। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को, जो कि वीमेन है, उनको आप सिटीजनशिप ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, आप काफ़ी सारे लोग जो बाहर से आकर रह रहे हैं, मान लीजिए वो वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहते हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, उनको नहीं देनी। खैर वो बाकी बात की बातें हैं। ठीक है, वो 2500 साल पुरानी बात है, इतना था उस टाइम, वही बहुत है। अगर वो कंटिन्यू रहा होता तो आजकल की सोसाइटी बहुत अलग होती। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ टाइमलाइन दे रखी होगी, वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो नए राजा बनने कब शुरू हुए? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद 2500 साल पहले आए। अलेक्जेंडर कब आया? लगभग 2300 साल पहले। और एक गण और संघ की खात्मा कब हुआ? आज से लगभग 1500 साल पहले। किसके द्वारा? गुप्ता वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।